लड़ाई का मैदान। लेस्टर डेल के द्वारा। हम जानते हैं कि मानव जाति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना होगा और इसका नतीजा विनाश हो सकता है, लेकिन आर्मागेडन कितना व्यापक है। लेस्टर डेल रे को निश्चित रूप से किसी भी निष्पक्ष आलोचक द्वारा अमेरिका के 10 सबसे प्रतिभाशाली विज्ञान कथा लेखकों में से एक के रूप में सराहा जाएगा। उनका काम कई पत्रिकाओं में छपा है और हॉलीवुड, रेडियो और टीवी सभी ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता को बढ़ाया है। बैटल ग्राउंड में उन्होंने अपनी दुर्लभ प्रतिभा के योग्य एक विषय पाया है, एक विदेशी संस्कृति में विनाश की संभावना। हाइपर क्रूज क्लेरियन के अवलोकन बंदरगाह के बाहर कुछ भी नहीं था। जहाज प्रभावी रूप से अंतरिक्ष में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा था। यात्रा में के प्रत्येक व्यक्ति पर दिन के लिए पारसेक को पार कर रहा था। उनके आसपास ना तो तारे थे, ना ही अंतरिक्ष और ना ही समय, और केवल ज्ञान यान में बने महान डिटेक्टर ही उन्हें निराशाजनक रूप से खो जाने से बचा सकते थे। ये वर्षों पहले पृथ्वी से बाहर निकलने के रास्ते में बिछाई गई ऊर्जा के विनाश का अनुसरण करते हुए उन्हें सौरमंडल पर दर सौरमंडल घर की ओर ले गए। कार्यवाहक कैप्टन लैंग अपनी पीठ के बल पर अन्य तीनों की ओर खड़े थे। बंदरगाह में उनके उदास प्रतिबिंबों का अध्ययन कर रहे थे। किसी तरह यह सीधे उनका सामना करने से बेहतर था, भले ही इससे उनकी खुद की गंजा खोपड़ी, तना हुआ खोखला चेहरा और झुके हुए कंधे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, तो हम फिर से मतदान करेंगे। मुझे आपको याद दिलाना होगा कि हमें पृथ्वी पर वापस आने वाली सभी रहने योग्य ग्रहों की जांच करने का आदेश दिया गया है। मैं मतदान करता हूं कि हम आदेशों का पालन करें। जेरेमी। जेनोलॉजिस्ट ने हल्के से कंधे उचकाए। उसका राख गोरा रंग, सामान्य पतलापन और चेहरे की खूबसूरती उसे कमज़ोर दिखा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ भारी दृढ़ बास थी। मैं दृढ़ हूँ। हमने पिछले ग्रह का पर्याप्त अन्वेषण नहीं किया है। मेरा मत है कि हम वापस जाएं और उसका गहन अध्ययन करें। घर तुरंत दहाड़ते हुए काले दाढ़ी वाले खनिज विशेषज्ञ ग्रेव्स ने कहा, भगवान ने कभी नहीं चाहा कि मनुष्य उस दुनिया को छोड़ दे जिस पर उसने उसे रखा है। मुझे लगता है हमें वापस ले चलो। जहां एम्स, लैंक ने तुरंत बीच में कहा। उन्होंने ग्रेव्स के हिंसक कट्टरपंथी तर्कों को अंतहीन रूप से सुना था, जब तक कि उनकी आवाज़ की ध्वनि उनके द्वारा महसूस किए गए हर विरोधी और घृणा को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ग्रेव्स ने उनके जाने से ठीक पहले चरम इंजील धर्म के सबसे नए और सबसे तेजी से फैलते धर्म को अपना लिया था, और दुर्भाग्य से दूसरों के लिए उन्होंने कहा था कि अन्वेषण पर जाने की उनकी वाचा को तोड़ा नहीं जा सकता, भले ही अंतरिक्ष में जाना एक बड़ा पाप था। एम्स ने अपनी भौं को सिकोड़कर दूसरों को घूरा। उन सभी में से भाषा विज्ञान शास्त्री ने सबसे कम बहस में हिस्सा लिया और जाहिर तौर पर दूसरों से सबसे ज़्यादा नफरत करता था। अब उसने अपने भारी शरीर को घुमाया और उनका अध्ययन किया। ऐसा लग रहा था कि वह अपना मन बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे इस समय सबसे ज़्यादा नफरत है। फिर उसने गुर्राहट की। आपके साथ, कैप्टन एम्स ने रूखे स्वर में कहा। वह अपनी एड़ी घुमाकर नियंत्रण कक्ष से बाहर निकल गया ताकि उन ग्रहों की अस्पष्ट लिखावट का अध्ययन कर सके जहां वे गए थे। ग्रेव्स ने एक फूफकार मारी और उसके पीछे पीछे चल गया। संभवतः वह रसोई की ओर जा रहा था क्योंकि यह खाना पकाने का उसका समय था। जेरेमी ने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक कि खनिज विज्ञानी के कदमों की आवाज़ सुनाई देना बंद न हो जाए, और फिर वह जाने के लिए मुड़ा। लैंक ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई।
फिर फैसला किया कि एक सरता किसी भी चीज़ से ज़्यादा खराब है। जेरेमी, शतरंज खेलना कैसा रहेगा? उसने पूछा। दूसरा व्यक्ति रुक गया और उसके चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। जाहिर है कि लंबी बहस ने उसे थका दिया, जब तक कि उसे निर्णायक कार्रवाई की राहत की भी महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं? जेरेमी ने कहा। मैं बोर्ड सेट कर देता हूँ, जबकि तुम अपने डायल के साथ खिलवाड़ करोगे। कोई छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लेनक ने कभी भी उन्हें अपने स्वचालित पता लगाने वाले सर्किट से नहीं काटा था, लेकिन वह दूसरों के लाभ के लिए गतिविधियों से गुजरा है। ग्रेविटी, तनाव, हाइपरटेंशन, हाइपरस्पेस के माध्यम से हल्का पुल्का आया और जहाज इसके द्वारा सूर्यों का पता लगा सकता था। यदि दृष्टिकोण से रहने योग्य आकार के ग्रहों का पता चलता है तो यह सबसे संभावित दुनिया के पास हाइपरस्पेस से स्वचालित रूप से बाहर निकलने के लिए सेट किया गया था। लैंग को डर था कि इस विवाद को सुलझने से पहले ही ऐसा कोई सौरमंडल मिल सकता है और केबिन बुखार की पूरी मार से उन्हें राहत इस संभावना के खत्म होने से मिली। वे कम से कम बातचीत करके खेल में रम गए। क्योंकि चालक दल के अन्य 4 सदस्य किसी अज्ञात वायरस से मारे गए थे, इसलिए बातचीत उतनी उत्साहपूर्ण नहीं रही। जब वे किसी ग्रह पर होते और व्यस्त होते तो यह बेहतर था, लेकिन हाइपर ट्रेवल्स की एक सरता के लिए 4 लोग बहुत कम थे। फिर जेरेमी ने अपनी बात से पलटकर कहा। उसने महान महल बनाते हुए धीरे से अपना गला साफ किया, मुंह बनाया और फिर सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। मैं सही था। लैंग को डर था कि इस विवाद के सुलझने से पहले ही ऐसा कोई सौरमंडल मिल सकता है और केबिन बुखार की पूरी मार से उन्हें राहत इस संभावना को खत्म होने से मिली। वे कम से कम बातचीत करके खेल में रम गए। चूंकि चालक दल के अन्य 4 सदस्य किसी अज्ञात वायरस से मारे गए थे, इसलिए बातचीत उतनी उत्साहपूर्ण नहीं रही। जब वे किसी ग्रह पर होते और व्यस्त होते तो यह बेहतर था, लेकिन हाइपर ट्रैवल की एक करसरता के लिए 4 लोग बहुत कम थे। फिर जेरेमी ने अपनी बात से पलटकर कहा। उसने महल बनाते हुए धीरे धीरे से अपना गला साफ किया, मुंह बनाया और फिर पॉजिटिव तरीके से सिर हिलाया। मैं सही था लेनन। हमने कभी उन दूसरे ग्रहों का ठीक से अन्वेषण नहीं किया है। शायद नहीं, लैंक ने सहमति जताई। लेकिन एलियन हमलावरों के पृथ्वी की ओर बढ़ने की संभावना के साथ बकवास। हमलावरों का कोई निशान नहीं। हर संकेत यही था कि उन दुनियाओं की जातियों ने खुद को मार डाला। उनकी अपनी संस्कृति के लिए कोई विदेशी तकनीक नहीं थी और एलियंस के हमले के साथ ऐसा हुआ होगा। समय उस तरफ, संयोग बहुत कुछ कर सकता है, जेरेमी ने रूखेपन से कहा। उपनिवेशीकरण की दिशा में सांस्कृतिक स्तर में गिरावट को ध्यान में रखना होगा। इस तरह के तर्क को एम्स पर छोड़ देना चाहिए। वह इसके लिए अभ्यस्त हैं। लैंक ने कंधे उचकाए और शतरंज की ओर मुड़ गया, और वैसे भी शतरंज उसके सिर से ऊपर था। अब तक मनुष्य ने प्रकाश की गति को पार करने में सक्षम केवल 3 अन्य क्रूजर बनाए थे। पहला क्रूजर क्लेरियन के विपरीत दिशा में गया था और पृथ्वी के से रहने योग्य दुनिया की दूरी बढ़ने के साथ साथ संस्कृति में नियमित गिरावट की रिपोर्ट करने के लिए वापस लौटा था। निकटतम एक मध्य युगीन अवस्था में था, अगला एक प्रारंभिक काव्य कांस्य संस्कृति, फिर एक पाषाण युग, और इसी तरह सबसे पहले सबसे दूर तक खोजे गए जहां मूल जाति ने मुश्किल से आग की खोज की थी। या तो यह एक असंभव संयोग था या फिर किसी ऐसे कानून का प्रमाण जिसे कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था, सिवाय नए नए फैल रहे कट्टरपंथियों के, जिनका मानना था कि इससे यह सिद्ध होता कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। जब क्लेरियन ने उड़ान भरी,
भरी थी, तब अन्य 2 क्रूजर वापस नहीं आए थे और उनकी अपनी यात्रा ने रहस्य को और भी बढ़ा दिया था और उन्होंने 4 रहने योग्य प्राणियों को छुआ था और प्रत्येक पर एक अत्यधिक विकसित जाति को और कुछ विकसित विशाल संघर्ष के सबूत मिले थे जिसने उस जाति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सबसे दूर की संस्कृति एक अकल्पनीय अवधि के लिए बंजर पड़ी थी और प्रत्येक बात की संस्कृति में साक्ष्य ने संकेत दिया था कि संस्कृति के विनाश के बाद से समय अंतराल कम था। जिस दुनिया को उन्होंने छोड़ा था उसका अंत कुछ हजार पहले ही हुआ होगा। मान लीजिए कि एक जाति सीधी रेखा में आगे बढ़ी और सिस्टम में जीवन का बीजारोपण किया। लैंग ने अनुमान लगाया, याद रखें, हमने जो भी जाति पाई उनमें समानताएं नहीं है थी और मान लीजिए कि विजेताओं की एक और जाति उस रेखा पर ठोकर खाकर गई थी और सफाई कर रही थी, शायद किसी ऐसे हथियार से जो कोई निशान पड़े छोड़े। जेरेमी ने उसकी ओर देखा। मान लीजिए कि ग्रेव्स सही है और उसका भगवान सभी दुष्ट जातियों को मिटा देगा। वह जातियों को लगाता रहता है, उम्मीद करता है कि वे सही साबित होंगी और पुरानी जातियों को मिटा देता है। उसने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन बेशक वह सोचता था कि पृथ्वी ही एकमात्र दुनिया है जो अपने मायने रखती है। हम तथ्यों से निपट रहे हैं, लेकिन बेबुनियाद सिद्धांतों से नहीं। और एक विदेशी जाति को किसी दूसरी जाति को मिटाकर 1000 साल या उससे ज़्यादा इंतज़ार करके आगे क्यों बढ़ना चाहिए बिना उस पौधे का इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि अगले ऑपरेशन के लिए आधार के रूप में भी। इसके अलावा हमें बहुत सारे हथियार क्यों मिलने चाहिए, लेकिन कोई कंकाल नहीं। कंकाल बहुत नाजुक होते हैं और अगर किसी के पास पौराणिक ऊष्मा किरण होती, बकवास, अगर यह हड्डियों में कैल्शियम को बाष्पीकृत कर देता तो यह हमारे द्वारा पाए गए हथियारों के कुछ हिस्से को बाष्पीकृत कर देगा। जेरेमी ने एक रूप को हिलाया, उस पर विचार किया और इशारा किया। जांच करें और हमेशा कंकाल के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो 1000 साल से ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। मेरे पास एक सिद्धांत है, लेकिन यह देखने के पोर्ट से हल्की रोशनी आई और कमरे में घंटी की आवाज़ आई। लैंग झटके से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ गया। उन्होंने कहा, शायद अब हमें पता चल जाएगा। हम लगभग 1 घंटे में एक ग्रह पर उतरेंगे और यहाँ से यह काफ़ी हद तक पृथ्वी जैसा दिखता है। उसने आवर्धक लेंस पर गेन बढ़ाया और फिर से उसका अध्ययन किया। उनके नीचे ग्रह की सतह को स्कैन किया। आसमान में बादल थे, लेकिन एक साफ जगह से उसे पर्याप्त सबूत मिल गए। क्या आप चाहते हैं कि मैं हमें किसी शहर के पास उतार दूं? उसने इशारा करते हुए पूछा। जेरेमी ने सिर हिलाया। इस यात्रा के अन्य सभी ग्रहों की तरह नीचे वाला ग्रह भी या तो आबाद था या हाल ही तक आबाद था। जहाज के उतरने से पहले ही उन्हें पता था कि यह बस्ती पूरी तरह से भूतकाल की है और कम से कम जहाँ तक उच्च स्तर की संस्कृति का सवाल है, शायद खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। एक समय में वे न्यूयॉर्क शहर या शिकागो के राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र राज्य की तरह ही ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब इमारतों ने अपने सबसे ऊपर टावर खो दिए हैं और आधार में कई जगहों पर बड़े बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं। वे सबसे बड़े शहर के केंद्र में उतरे। सतह पर एक त्वरित नज़र डालने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई छोटा शहर बच नहीं गया है, हवा का एक त्वरित नमूना यह दर्शाता है कि यह सांस लेने योग्य है, कोई जहर नहीं है और केवल रेडियोधर्मिता का स्पर्श था और जो खतरनाक होने के लिए बहुत कम था। एम्स और जेरेमी एक छोटे ट्रैक्टर में सवार होकर बाहर आए। खोजबीन करते समय वे अपनी सामान्य जिज्ञासा में अपने विरोधी को भूलने में सक्षम थे। ग्रेव जहाज पर ही रहे। उन्होंने कहीं ना कहीं यह तय कर लिया था कि किसी दूसरे ग्रह पर पैर रखना अंतरिक्ष में यात्रा करने से भी ज़्यादा पाप है और उन्होंने इससे हिलने से इनकार कर दिया। लेनक ने जो अवलोकन आवश्यक थे उन्हें पूरा कर लिया। वह बाहर के शांत शहर से परेशान होकर इधर उधर घूमता रहा।
दूसरी दुनिया में यह बेहतर था, जहाँ खंडहर समय और मौसम के कारण नर्म हो गए थे। यहाँ चीज़ों की कल्पना करना बहुत आसान था। अंत में उसने मोटे कपड़े पहने और पैदल ही बाहर निकल गया। सब कुछ शांत था। फटे हुए फुटपाथ पर धरती के समान घास उग रही थी और जगह जगह पेड़ और झाड़ियाँ थी। कुछ खंडहर दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई फूल नहीं था। गृह का अधिकांश भाग जंगल और खपतकारों से भरा हुआ था, लेकिन यह शहर के समशीतोष्ण क्षेत्र में था और आसान यात्रा के लिए पर्याप्त साफ था। लेक ने हवा की आवाज़ सुनी और आसपास के कुछ पेड़ों की धीमी आहें सुनी। उसने नम धरती पर पड़े पत्थरों और मलबे को लात मारकर हटाया और वह आसमान की ओर देखता रहा। लेकिन वीरानी के मामले में यह दूसरी दुनियाओं से अलग नहीं था। यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं थे, तय खाने से कोई जानवर भी नहीं झांक रहा था और घास पर चरने के कोई निशान भी नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जानवरों का साम्राज्य कभी था ही नहीं। वह सबसे बड़ी इमारतों में के हिस्से से वापस आ गया, जो शायद कभी पार्क हुआ करता था। यहाँ किसी ढहते खंडहर में फंसने का खतरा कम था और वह अधिक आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। कम ऊंची इमारतें शायद सार्वजनिक स्थल थी, लेकिन वे किसी तरह घरों जैसी लग रही थी। वह किसी चीज़ से टकराया और उसे उठाने के लिए नीचे झुका। पहले तो उसने इसके डिजाइन की विचित्रता ने उसकी दृष्टि को भ्रमित कर दिया। फिर उसने एक बैरल देखा जिसके अंदर राइफल थी और एक चैम्बर जिसमें अभी भी छर्रे थे, जो अब जंग से भर गया था। यह उसके हाथ में अजीब तरह से फट गया, लेकिन यह पिस्तौल का इस्तेमाल कर सकता था। इससे आगे जंग लगी एक रेखा थी जो किसी समय तलवार रही होगी। इसके ऊपर मोटे प्लास्टिक का एक भारी लूप था जो तारों के एक समूह को में समाप्त होता था, जो जाहिर तौर पर स्टेनलेस स्टील के थे। प्रत्येक तार काटने वाली बिंदुओं की एक पंक्ति को समाप्त होता था। यह एक कोड़ा और बुलास के बीच का एक मिशन हो सकता है। उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसमें कुछ विदेशी और भयावह चीज़ें उसके पास आ रही थी और वह कांप उठा। आगे जंग लगे हुए हिस्से थे जो शायद मशीन गन का ही एक रूप थे। लेक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक चिल्लाहट ने उसे रोक दिया। रुको, यह जेरेमी की आवाज़ थी और अब टैंक एक कोने से आया और उसकी ओर बढ़ा। रुको लेनन, वह चीज़ शायद बम से फंसी हुई है। हम यहाँ सुनिश्चित नहीं कर सकते कि सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त समय मिला है। लैंक फिर से कांप उठा और जेरेमी के दरवाज़ा खुला रखने पर जल्दी से अंदर चढ़ गया। अंदर से यह तंग था, लेकिन काफ़ी हद तक सुरक्षित था, क्योंकि टैंक को लगभग हर चीज़ के लिए डिजाइन किया गया था। जेरेमी ने उसे जहाज़ से निकलते हुए देखा होगा और उसका पीछा किया होगा। लेकिन दोपहर तक वे बम जाल के डर से मुक्त हो चुके थे। या तो कभी कोई बम जाल था ही नहीं, या समय ने उन पर प्रहार कर दिया था। लेक ने पहले से ही मोटे तौर पर सर्वेक्षण किए गए खंड में घूमते हुए सुरक्षित घोषित किया। उन्होंने यकीन था कि इस दुनिया के निवासी एक बार अन्य जातियों की तुलना में मनुष्यों की तरह दिखते। वे 2 पैरों वाले थे, जिनके हाथ और सिर उनके सीधे शरीर पर मानव मुद्रा में थे। फर्नीचर के आकार को देखते हुए वे पुरुषों से थोड़े बड़े थे, लेकिन इतने भी नहीं कि कोई फर्क पड़े। दीवारों पर लगी तस्वीरें ज़्यादातर त्वचा के हरे रंग से बाहरी नाक या कान की अनुपस्थिति के कारण अजीब थी। थोड़ी सी मरम्मत और रंग बदलने के बाद वे शायद लोग ही रहे होंगे। वह एक कमरे में आया जिसे बंद कर दिया गया था। दरवाज़ा खोला और अंदर गया। कमरे में इतनी बदबू आ रही थी कि यह काफ़ी हद तक हवारोधी था। एक दीवार के साथ बेंच और कुर्सियां लगी हुई थी और बीच में एक भारी लकड़ी की मेज थी। उस पर अजीबोगरीब तरीके से छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। उसने उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। बेल्ट जाहिर है, बटन अपरिहार्य हथियार, प्लास्टिक सामग्री के टुकड़े। 1 मिनट बाद एक छोटे वॉकी टॉकी पर जेरेमी को पुकार रहा था। 5 मिनट से भी कम समय में जेनोलॉजिस्ट प्रकट हुआ। वह 1 सेकंड के लिए इधर उधर देखता रहा, फिर व्यंग्यतापूर्वक मुस्कुराया। तुम्हारा पहला है ना? मैंने उनमें से बहुत से पाए हैं। जरूर वहाँ कभी लाशें थीं। उसने लेनक
के हाव भाव देखे और कंधे उचका दिए। ओह, तुमने मुझे बुलाकर सही किया। इससे साबित होता है कि हम पागल नहीं थे। लकड़ी और कुछ कपड़ा अभी भी सुरक्षित थे, लेकिन हड्डियां नहीं। मेरे पास ऐसी तस्वीरों का एक संग्रह है। एक संरक्षणात्मक गैस, लैंक ने सुझाव दिया। जेरेमी ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं कैप्टन, वह बेल्ट देखो, यह पौधे का रेशा है, लिनन जैसा कुछ। कोई भी गैस इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वह शरीर को खा सके, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और उनके पास कंकाल भी थे, और हमें संग्रहालय के मॉडल मिले हैं, लेकिन हमें जीवनाश्म कंकाल भी नहीं ढूंढ पाए, और वहाँ होने चाहिए। हालांकि यह अजीब है। उसने सिर हिलाते हुए हथियारों के बीच टटोला। इस तरह की जगहों पर हथियार ही एक ही तरह के डिजाइन के सबूत देते हैं, और सभी आभूषण टी आकार में हैं जैसे यह है। उसने पर्स से एक स्टेनलेस धातु की वस्तु उठाई और उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन बाहर चौंक से कम 2 डिजाइन थे। पहली बार ऐसा लगता है कि एलियन आक्रमणकारी के बारे में आपका विचार करने लायक हो सकता है। उसके बगल में रखे रेडियो से एक कर्कश आवाज़ निकली, और उसने उससे आती हुई हल्की फुसफुसाहट को सुनना शुरू कर दिया। अचानक वह घूमा और बाहर अपने ट्रैक्टर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे लेनन भी आ गया। जेरेमी ने कहा, एम्स को कुछ भी मिल गया है। उन्होंने एक इमारत के खंडरों में भाषाविद मिला जिसमें बड़े बड़े कंक्रीट के गड्ढे थे। एक गड्ढे से जंग लगा हुआ खंडहर एक संकेत दे रहा था कि कभी उसमें कोई लोकोमोटिव चला करता था। जाहिर तौर पर बड़े बॉल बेरिंग पर मोटा आदमी उत्साह से दीवारों में से एक पर किसी चीज से इशारा कर रहा था। पहली नज़र में यह हरे रंग के लोगों की तस्वीर लग रही थी जो जाहिर तौर पर किसी हिंसक यातना से गुजर रहे थे। फिर उनकी नज़र उस पर पड़ी और वे चौंक गए। हरे लोगों के ऊपर 3 अस्पष्ट सर्प राक्षस मंडरा रहे थे, और दूसरों से कम दोगुने आकार के थे। सभी के पास नुकीले चाबुक थे जिन्हें लेक ने देखा था। हरे रंग में से एक जाहिर तौर पर एक विशाल टी आकार के हथियार से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी असहाय थे। सरीसृप राक्षसों ने अपने कंधों से चमकदार लाल रंग से बड़े बदसूरत पंख उठाए। हमलावर, लैंक ने कहा। वे देखने में भयानक थे, लेकिन उनके हथियार इतने बड़े नहीं थे। युद्ध का पोस्टर, एम्स ने कड़वाहट से कहा। इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है सिवाय इसके कि वहाँ 2 समूह थे। जेरेमी ने इसे और करीब से देखा। जरूरी नहीं कि यह भी हो। इसे कुछ भावनात्मक प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन कम से कम यह एक संकेत है कि यहाँ रहने वाले लोगों से अलग दुश्मन भी रह सकते हैं। लैंक ने यहाँ स्काउट जहाज को बाहर ला सकता था। आगे बढ़ो, लैंक ने उससे कहा। उसने पोस्टर को देखकर भौं सिकोड़ी। जेरेमी ने उसका सिर। इसका यह मतलब है कि मानव जाति को ऐसे राक्षसों के एलियन हमले का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ नहीं है। जेरेमी चला गया। जाहिर तौर पर एम्स बदलाव के लिए सहमत था। लेनक पोस्टर का अध्ययन करते हुए खड़ा था। अंत में उसने इसे फाड़ दिया। यह देखकर वह हैरान था कि यह अभी भी कितना मजबूत है, और इसे जहाज पर वापस ले जाने के लिए लपेटा। हर एक दुनिया को हाल ही में नष्ट किया गया था, और हर एक पर एक अजीब अभिशाप था। जाति एक उच्च संस्कृति तक पहुंच गई थी, और फिर कुछ ही वर्षों में ऐसा प्रतीत होता है कि उसका सफाया हो गया था। विनाश ने ग्रह पर वनस्पति के अलावा सभी जीवन को नष्ट कर दिया था, और हड्डियों को भी मिटा दिया था। जो कुछ बचा था वह अधिक संदिग्ध उपयोग के हथियारों और अवशेषों का एक संग्रह था। पैटर्न वही था। दिशा लगातार पृथ्वी की ओर थी। हजारों साल या शायद सिर्फ सैकड़ों साल के अंतराल पर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर छलांग लगा रही थी। इस ग्रह पर 500 साल से भी कम समय पहले हमला हुआ था। हालांकि यह क्षय के नियंत्रित अध्ययन के बिना यह बताना मुश्किल था। अभी पृथ्वी पर हमला हो रहा होगा।
उन्हें गए हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और उस दौरान राक्षस अंतरिक्ष से भयानक रूप से नीचे आ गए होंगे। वे वापस लौटकर पृथ्वी को बंजर भूमि पा सकते हैं। उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई थी और जो पोस्टर को घूरते ही और भी बदतर हो गई है। अज्ञात कलाकार ने अपना काम बखूबी किया था। इससे एक भयानक भावना उभरी जिसने उसे ऐसी राक्षसी चीज़ों को खोजने और उन्हें फाड़ने और अपंग करने की अवचेतन इच्छा से भर दिया, जैसा कि उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण हरे लोगों को पीड़ा दी थी। ग्रेव्स लंच लेकर कंट्रोल रूम में गए और एक बार तस्वीर पर नज़र डाली। वह काफिरों को सही सजा देता है। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, उनकी तरफ देखो, नर्म में गड्ढे से शैतानों की मार से पीड़ित है और फिर भी उस काफिराना आकर्षण को थामे हुए। लैंक ने पलकें झपकाई, लेकिन ग्रेव्स पर विचार इतना भी शानदार नहीं था। जीव शैतान जैसे दिखते थे और टी आकार की वस्तु शायद कोई धार्मिक प्रतीक हो। क्या किसी धर्म या अन्य ने अपनी पूजा में टाउ क्रॉस का इस्तेमाल किया था? और तीसरी दुनिया की पीठ पर वे वस्तुएं स्वस्तिक जैसी दिखती थी, जो पृथ्वी पर एक और धार्मिक प्रतीक था। यह बात सही बैठती है। अत्यधिक तनाव या खतरे के समय में मनुष्य अपने विश्वास में किसी जगह की तलाश करता है। क्या यह इतना अस्वाभाविक था कि विदेशी जातियां भी ऐसा करें? क्या आपके धर्म में कोई उम्मीद की किरण नहीं है, ग्रेव्स? उसने कड़वाहट से पूछा, यह सोचकर कि धर्म परिवर्तन से पहले वह आदमी कैसा था। अब उसमें जो कठोरता है वह शायद उतना ही हिंसक नास्तिक है। आमतौर पर कट्टरपंथी जो पक्ष बदल लेता है वह दुगना कट्टर हो जाता है। धार्मिक भक्ति का पुनरुत्थान लगभग 15 साल पहले शुरू हुआ था और लेखक ने जो देखा था उससे दुनिया इसके लिए बेहतर और अधिक दयालु जगह बन गई थी। लेकिन हमेशा ऐसे लोग होंगे जो सोचते थे कि सच्ची भक्ति केवल चुड़ैलों को जलाने में ही निहित है। या शायद ग्रेव्स को मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता थी, लेकिन उसका उदास मूड संदिग्ध रूप से मानसिक रूप से विकृत हो रहा था और उसकी कट्टरता केवल गहरी परेशानी का संकेत हो सकती है। वह आदमी भविष्यवाणी के बारे में कुछ बुदबुदाता हुआ चला गया और समय आ गया है जब सभी को अग्नि से परखा जाएगा। लेकिन फिर से पोस्टर को घूरने लगा जब तक उसने स्काउट को वापस आते नहीं सुना। उसने पाया कि एम्स और जेरेमी लूट का माल उतारने में व्यस्त थे, जो 2 स्काउट के लिए पर्याप्त था। एक पूरी लाइब्रेरी लगभग पूरी तरह से सुरक्षित। एम्स ने खुशी से किया। उसका बहुत सारा हिस्सा फिल्मी है, जो जाम शब्दों और छवियों को सह संबंधित कर सकते हैं। 2 हफ्तों में मैं एक स्थानीय व्यक्ति की तरह भाषा बोलने लगूंगा। उन्हें उनसे या कम से कम जेरेमी से तो मनोरंजन की मुस्कान की उम्मीद थी, लेकिन कोई नहीं आया। हेम्स ने सिर हिलाया। पहले सभी दिशाओं में प्रगति, फिर एक ऐसा दौर जब धर्म में गिरावट आने लगती है, फिर एक पुनरुत्थान और भविष्यवाणियों में विश्वास की वापसी। सभी धर्म उन भविष्यवाणियों पर सहमत हैं। रहस्य उद्घाटन आर्मगेडन के अंत का उल्लेख करते हैं, जब पूरी दुनिया एक बेहतर दुनिया के निर्माण से पहले खुद को मिटा देगी। एक ग्रहव्यापी युद्ध में पुरानी नॉर्स किंवदंतियों ने एक फिम्बुल ब्रेड की बात की, जब दिग्गज और उनके देवता युद्ध में पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, और इन हरे चमड़े वाले लोगों की भी वही धार्मिक भविष्यवाणियां थी, वे भी सच हुई। लैंक ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसे लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन फिर भी संयोग ही बचता है जिस तरह से चीज़ें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाती हैं। बिल्कुल नहीं, जेरेमी ने कहा। इन लोगों के पास अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ बहुत ही विकसित विज्ञान था। उन्होंने वह पाया जिसे हम गलत मानते थे, एक ईथर भाव। यह ग्रह से ग्रह तक बीजाणुओं को ले जाएगा, और ठीक उसी दिशा में जो हमने देखा है।
जेरेमी ने सिर हिलाया। हमारे पास भी अमरता का रहस्य नहीं है और इस जाति के पास था, लेकिन लानत है। मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि उन सभी कंकालों का क्या हुआ। लैंक अपने नियंत्रण कक्ष से वापस चला गया और विपरीत रूप से उसके विचारों में ने उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करने पर जोर दिया। यह मनुष्य की तरह होगा कि वह यह सोचे कि महत्वपूर्ण चीज़ें केवल उसके अपने ग्रह पर ही हो सकती हैं और अपनी ही जाति के अंत की भविष्यवाणियाँ करें। कभी यह ना सोचें कि ऐसा दूसरों के साथ भी हो सकता है। उसके लिए यह सामान्य बात होगी कि वह किसी न किसी तरह अपने स्वभाव से यह अनुभव कर ले कि उसका अपरिहार्य अंत क्या होगा, और फिर जब वह अन्य जातियों का भी वही अंत देखें तो पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाएं। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा है, जो एक अंतर बनाता है। सूर्य के दूसरी ओर अन्य दुनियाएं थी जहां मनुष्य पहले से ही उपनिवेश बनाने की योजना बना रहे थे। भले ही कोई दुनिया अंतिम जंगली प्रलय में सामान्य रूप से नष्ट हो जाए, लेकिन जब वह सितारों के बीच फैलना शुरू करेगी तो उसका पूरी नस्लीय पैटर्न बदल जाएगा। इसमें पुरानी अग्रणी भावना का पुनरुत्थान होगा। जब वे चले गए थे तब इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और इसके साथ इस तरह के युद्ध को हमेशा के लिए रोका जा सकता था। उसने ग्रेव्स को रसोई में घूमते हुए कब्र खुलने के बारे में कुछ गाते हुए सुना और मुंह बना लिया। इसके अलावा जेरेमी ने स्वीकार कर लिया था कि उनके पास अभी सभी उत्तर नहीं थे। गायब हुए कंकालों का रहस्य बना हुआ था, और जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं माना जा सकता। वह कंकालों के बारे में भूल गया और उसने योजना बनाना शुरू कर दिया कि वह कैसे किसी कॉलोनी में घुसेगा। फिर भले ही अगले 1000 साल में पृथ्वी पर कोई आपदा आए, लेकिन दौड़ जारी रह सकती है। 10 साल और मनुष्य सुरक्षित रहेगा। वह बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था, क्योंकि वे अंततः पृथ्वी के निकट हाइपरस्पेस से बाहर आ गए थे और उतर गए थे। कंकाल हर जगह बिखरे पड़े थे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।